वेनेजुएला को लेकर भारत की सरकार ने क्या कदम उठाया है, सीबीएसई ने क्या फैसला किया है, बांग्लादेश ने अपने पैर के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी कैसे मार दी है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे बड़ी अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर, और इसमें वेनेजुएला का भी एंगल है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वेनेजुएलन क्रूड ऑयल का ऑर्डर प्लेस कर दिया है, और आज न्यूज निकल कर आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद अब भारत की सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने भी वेनेजुएला क्रूड ऑयल के ऑर्डर्स प्लेस करना स्टार्ट कर दिया है। न्यूज आ रही है कि इंडियन ऑयल एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2 मिलियन बैरल्स वेनेजुएलन क्रूड ऑयल के ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं, जो कि अप्रैल महीने के सेकंड हाफ में भारत को डिलीवर होंगे। वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के कैप्चर के बाद ये पहली बार है जब भारत की सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने वेनेजुएलन क्रूड ऑयल का ऑर्डर प्लेस किया है। पहले प्राइवेट और अब सरकारी रिफाइनरीज दोनों ही वेनेजुएला का क्रूड ऑयल परचेज कर रही हैं, और सेम रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरह ही इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी डायरेक्टली वेनेजुएला से ऑयल परचेज नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने सिंगापुर बेस्ड ट्राफिगुरा ग्रुप नाम की एक कंपनी को वेनेजुएलन क्रूड ऑयल को सेल करने का लाइसेंस दिया है, और हमारी सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने भी इसी कंपनी से वेनेजुएलन क्रूड ऑयल परचेज किया है। वाइटोल और ट्राफिगुरा ये 2 कंपनी से जो वेनेजुएलन क्रूड ऑयल को इस समय सेल कर रही हैं अमेरिका के लाइसेंस के अंडर। रिलायंस को वाइटोल ने $6.5 से $7 पर बैरल का डिस्काउंट भी दिया था। अब हमारी सरकारी ऑयल रिफाइनरीज को कितना डिस्काउंट मिला है उसकी जानकारी तो खैर अभी तक पब्लिक में नहीं आई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर, जिसके अंडर देश में 32,000 से भी ज्यादा स्कूल्स आते हैं और 2 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स सीबीएसई स्कूल्स में स्टडी कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स को लेकर अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल रिफॉर्म करने की तैयारी कर रहा है, जो भारत के बोर्ड एग्जाम्स का पूरा इवैल्यूएशन सिस्टम ही चेंज कर देगा। सीबीएसई ने फैसला किया है कि साल 2026-27 एकेडमिक सेशन से क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम्स की आंसर शीट्स को ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के थ्रू चेक किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब आंसर शीट्स की फिजिकल कॉपीज एग्जामिनर के घर या फिर चेकिंग सेंटर के ऊपर नहीं भेजी जाएंगी। हर एक स्कूल टेस्ट के बाद स्टूडेंट्स के आंसर शीट्स को एक सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करेगा। सारे पेजेस ऑनलाइन एक एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट के ऊपर अपलोड होंगे, और फिर टीचर्स जिनको भी आंसर शीट्स चेक करनी होती हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बैठकर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉगिन करने के बाद आंसर शीट्स की ऑनलाइन इवैल्यूएशन करेंगे, यानी कि सारी चेकिंग ऑनलाइन होगी, जिससे सीबीएसई का मानना है कि चेकिंग फास्ट होगी, ह्यूमन एरर कम होगा और रिजल्ट डिक्लेरेशन का प्रोसेस भी स्पीड अप होगा। हर साल लाखों स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, इसलिए फिजिकल आंसर शीट्स की ट्रांसपोर्टेशन से लेकर फिजिकल इवैल्यूएशन सिस्टम में काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं जो ऑनलाइन चेकिंग से काफी हद तक खत्म हो जाएंगे। स्टार्टिंग में ये सिस्टम क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए फॉलो किया जाएगा। न्यूज निकल कर आ रही है कि सीबीएसई ने अपने अंडर आने वाले सभी स्कूल्स को ऑलरेडी ये डायरेक्शन दे दी है कि सभी स्कूल्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर अगले कुछ महीने के अंदर अपग्रेड कर दें। हाई स्पीड इंटरनेट, आंसर शीट स्कैनिंग फैसिलिटीज और कंप्यूटर सिस्टम को सेटअप किया जाए, ताकि जो ये ऑनलाइन चेकिंग वाला सिस्टम है इसको सक्सेसफुल तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये ऑनलाइन चेकिंग वाला सिस्टम लाना सीबीएसई का सही फैसला है या फिर गलत? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इन्होंने राज्यसभा में जानकारी दी है कि भारत के पास इस समय 74 दिनों के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, जो किसी भी क्राइसिस के समय देश के काम आएंगे। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स यूज करने की नौबत तब आती है जब नॉर्मल ऑयल सप्लाई अचानक से डिस्टर्ब हो जाए या फिर देश के ऊपर कोई बड़ा प्रेशर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे फ्रंट्स के ऊपर वॉर स्टार्ट हो जाए, दूसरे देशों की लड़ाई के कारण इंडियन ओशन या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स को ब्लॉक कर दिया जाए, ग्लोबल सैंक्शंस लग जाएं, मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल प्राइसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाएं, या फिर किसी भी इमरजेंसी में रिफाइनरीज तक क्रूड ऑयल पहुंच ही नहीं पाए। किसी भी देश की सेना में जो तमाम फाइटर जेट्स, नेवी शिप्स, टैंक्स, ट्रक्स और मिसाइल्स होती हैं, ये सब फ्यूल के ऊपर ही चलते हैं। इसलिए ऑयल रिजर्व्स एक तरह से किसी भी देश की सिक्योरिटी के लिए शील्ड की तरह काम करते हैं। भारत के पास लगभग 2.5 महीने का बैकअप है, 74 दिनों का, जिसमें हम अपनी आर्मी को फुल पावर के ऊपर चला सकते हैं और अपने लिए नई सप्लाई अरेंज भी कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में ये ऑयल रिजर्व्स दिखाता है कि इमरजेंसी या वॉर के टाइम पर भारत इतनी आसानी से किसी भी देश के सामने बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ेगा और हम किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और नेपाल को लेकर। नेपाल के साथ बेशक आज की डेट में लिपु लेक, काला पानी, ओलंपियाधुरा को लेकर टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहे हैं, लेकिन नेपाल सरकार के कारण भारत ने नेपाल की सेना के साथ संबंध खराब बिल्कुल नहीं किए हैं। समय समय पर भारत सरकार नेपाल की सेना को फैसिलिटेट करती रहती है, और इस बार भी भारत की सरकार ने नेपाल की सेना को एक फ्रेंडशिप गिफ्ट दिया है। रेफरेंस लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की तरफ से इंडियन आर्मी ने नेपाल आर्मी को 50 की संख्या में मिलिट्री यूटिलिटी व्हीकल्स गिफ्ट कर दिए हैं, जो मेनली लॉजिस्टिक सपोर्ट,
ट्रूप मूवमेंट, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस और बॉर्डर एरियाज में मोबिलिटी बढ़ाने के काम आएंगे। इस तरह के डिफेंस गिफ्ट्स दिखाते हैं कि पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद भारत नेपाल के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप को कमजोर नहीं होने दे रहा है। वैसे कई सारे लोग इसका विरोध भी करेंगे, क्योंकि रिसेंटली जो भारत सरकार ने नेपाल के लिए बजट में एलोकेशन की थी उसको 700 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 800 करोड़ रुपए कर दिया गया था, और ये जो मदद आज दी जा रही है उसके बाहर की गई है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को इस तरह से फ्री में गिफ्ट देने चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश और अमेरिका को लेकर, लेकिन इसके ऊपर बात करना जरूरी है क्योंकि ओपोजिशन पार्टीज और कई सारे लोग इसके ऊपर काफी गलत जानकारी फैला रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश और अमेरिका ने दोबारा से एक नई ट्रेड डील साइन कर ली है। अमेरिका ने बांग्लादेश के ऊपर सबसे पहले 37% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, उसको बाद में कम कर पहले 20% कर दिया गया, लेकिन बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट शायद उस डील से भी खुश नहीं थी और दोबारा से अमेरिका के साथ ट्रेड डील नेगोशिएट कर रही थी, और अब ये नई डील साइन हो गई है जिसमें टैरिफ को 20% से कम कर 19% तक कर दिया गया है। परसेंटेज के टर्म्स में केवल 1% कम हुआ है, लेकिन बांग्लादेश ने अपने टेक्सटाइल एंड गारमेंट सेक्टर के लिए कुछ इजी टर्म्स हासिल कर लिए हैं, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि इससे भारत को टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री इन दोनों में बहुत ही ह्यूज नुकसान होने वाला है। दरअसल अमेरिका ने बांग्लादेश के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के ऊपर 0 टैरिफ अनाउंस किया है, लेकिन उसमें एक कंडीशन भी रखी है कि उस टेक्सटाइल या गारमेंट को बनाने में यूएस ओरिजिन का कॉटन या फिर यूएस से परचेज किया हुआ मैनमेड फाइबर इस्तेमाल होना चाहिए। जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो इसको भारत के 18% के टैरिफ के साथ कंपेयर करके भारत के लिए ह्यूज लॉस बता रहे हैं, लेकिन जिनको नॉलेज है या जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हैं उनका कहना है कि अमेरिका का कॉटन भारत या ब्राजील के कॉटन से 30 से 40% महंगा है, ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड इंश्योरेंस ये अलग से, जबकि बांग्लादेश के टेक्सटाइल और गारमेंट का पूरा एक्सपोर्ट मॉडल ही लो कॉस्ट प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है। ग्राउंड रियलिटी है कि बांग्लादेश के हर एक मैन्युफैक्चरर के लिए यूएस कॉटन और यूएस यार्न का इस्तेमाल करना फाइनेंशियली वायबल नहीं है। अमेरिका से कॉस्टली कॉटन और महंगा यार्न परचेज करने से फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट बांग्लादेश के अंदर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से 0 टैरिफ का बेनिफिट भी बांग्लादेश के ट्रेडर्स के लिए पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो सकता है। इसलिए इंडस्ट्री इनसाइडर्स का मानना है कि बांग्लादेश के मैन्युफैक्चरर्स हाई कॉस्ट और सिलेक्टिव सेगमेंट्स में ही यूएस कॉटन या फिर यूएस यार्न को अडॉप्ट कर सकते हैं, जो बांग्लादेश के अंदर बहुत ही कम होती है। ऊपर से बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने इस छोटे से फायदे के लिए काफी बड़ी कमिटमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया है। डेयरी, बीफ और पोल्ट्री सेक्टर को अमेरिका के लिए पूरी तरह से ओपन कर दिया है। अमेरिका से गेहूं, सोयाबीन और एलएनजी इंपोर्ट्स को बढ़ाने का प्रॉमिस किया है। साथ ही अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनीज के ऊपर डिजिटल टैक्स ना लगाने और अमेरिका के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की बात भी मानी है, और WTO रिफॉर्म्स के ऊपर भी यूएस पैक्ट स्टांस को सपोर्ट करने का आश्वासन दिया है। यानी फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस के ऊपर भी बांग्लादेश ने कमिटमेंट दे दी है कि हम अमेरिका के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। इसके अलावा बांग्लादेश ने यूएस मेड कार्स, मोटरसाइकिल्स, मशीनरी, मेडिकल डिवाइसेस, आईसीटी इक्विपमेंट्स और एनर्जी प्रोडक्ट्स को अपनी मार्केट में प्रोफेशनल एक्सेस देने के ऊपर भी एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ट्रेड बैलेंस को अलाइन करने के लिए बांग्लादेश लगभग $3.5 बिलियन के यूएस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स परचेज करेगा, जिसमें यूएस का वीट और यूएस का सोयाबीन भी शामिल है, और अगले 15 सालों में अराउंड $15 बिलियन की इंपोर्ट और एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट जैसे बड़े कमर्शियल डील्स के ऊपर भी कमिटमेंट दी है। हैरानी वाली बात यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने अमेरिका के साथ ये डील इलेक्शन डेट से ठीक 3 दिन पहले साइन की है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस अब नई इलेक्टेड गवर्नमेंट बनने का भी वेट नहीं कर रहे हैं। पहले तो चलो समझ आता था जब इलेक्शंस की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन इतने नजदीक आकर भी इस तरह की डील साइन करना, इसके ऊपर बांग्लादेश के कई सारे लोग बांग्लादेश के अंदर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को अमेरिका के हाथों बेच दिया है, और यहाँ पर हमारे लोग हैं जो मोदी सरकार को टारगेट करने के चक्कर में भारत और अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर काफी फेक न्यूज और फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बांग्लादेश ने पूरी तरह से अमेरिका के सामने 1% के बेनिफिट के लिए पूरी तरह सरेंडर कर दिया है, और बांग्लादेश अमेरिका के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो गया है। हो सकता है कि कल को जो बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट बनेगी, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, वो दोबारा से अमेरिका के साथ कोई नई ट्रेड डील को नेगोशिएट कर ले। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं, और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के।
अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।